The exact balance of power between the central and state government varies from one federation to another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kinds of routes through which federations have been formed. First route involve independent states come together on their own to form a bigger unit so that they pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federation include the USA, Switzerland and Australia. In the first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government. If we try to understand the exact balance of power between the state government and central government or central authority and state authority, exact power of balance depend on the power share, the form of federation, और वी कैन से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को बैलेंस करने के लिए, एग्जैक्ट पावर को बैलेंस करने के लिए दोनों आपस में कमिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करती है. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी को या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एग्जैक्टली सेम पावर एक्सरसाइज करने के लिए बॉन्डेड करती है, या हम कह सकते हैं कि उसको एग्जैक्ट पावर बैलेंस करने के लिए ऑथराइज करती है. और इसको हम सीधी सीधी फॉर्म में ये समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया है कि वो अपनी फेडरेशन से, यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या है, एक फेडरेशन है, या हम कह सकते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन है जिसमें दोनों अपनी पावर्स को शेयर करके चलते हैं और दोनों को बराबर की शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं को सही और सुचारू रूप से चलाने में राज्य के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को अच्छे तरीके से अपनी नागरिकता के अधिकारों का उपयोग करने के लिए एक तरह से कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं. और इसको एग्जैक्ट पावर ऑफ बैलेंस का नाम दिया जाता है. फेडरलिज्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है. सेकेंड रूट is where a large country decide to divide its power between the constituent states and the national government. India, Spain and Belgium are example of such kind. Holding together federation, in this category the central government tends to be more powerful vis-a-vis the state. Very often different constituent units of the federation have unequal power. Some unit are granted special powers. सेकेंड रूट की अगर बात करें तो बड़े देश, ऐसे देश जिनका टेरिटोरियल बाउंड्री और एरिया या रीजन जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर उनको अपना रिप्रेजेंटेशन करना है या फिर अपना गवर्नमेंट का मशीनरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बनाकर चलते हैं. तो इसमें सबसे बड़ी बात सेकंड फॉर्म में, अपने सेकंड रूट में यही देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने राज्य के नागरिकों के लिए या फिर राज्य के नागरिकों के लिए विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का प्रयोग करती है. यानी एक दूसरे के साथ शक्तियों का बंटवारा करते हुए, एक दूसरे की शक्तियों का सही प्रयोग करते हुए अपने नागरिक अधिकारों को सही और सुनिश्चित रूप से करने के लिए उनको अधिकार जो हैं वो दे रही है कि अपनी शक्तियों का अधिकार आप अपने अधिकार क्षेत्र में यानी ज्यूरिसडिक्शन एरिया में कर सकते हैं. इसको हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का नाम देते हैं. इस तरह की शक्तियाँ या तो विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रांटेड पावर्स हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी जो है पावर प्रोवाइड करवाती है. What makes India a federal country? Very important question. क्या चीज़ है या फिर हम कह सकते हैं कि कौन सा प्रोविज़न है जो भारत को फेडरल कंट्री या भारत देश को एक संघीय व्यवस्था का देश बनाता है, एक संघीय सरकार जो है वो यहाँ पे काम करती है. We have earlier seen how small country like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. But about a vast country like India with so many languages
रिलीजन्स एंड रिलीजन्स। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा पावर शेयरिंग किस तरीके से की जाती है, पावर शेयरिंग के अंदर किस तरह के वेरिएशन है, किस तरह के वेरिएशन द्वारा जो है वो पावर शेयरिंग के हिस्से को पावर शेयरिंग के रूप में सही तरीके से नहीं लिया जाता, लेकिन पावर शेयरिंग जब सही रूप में लागू होती है तो इस तरह के वेरिएशन में या वेरिड सोसाइटीज, रिलीजन्स, कम्युनिटीज, कास्ट, सेक्ट्स, या हम कह सकते हैं कि रेस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग किस तरीके से अपनी पावर को शेयर करते हैं। यही अगर अपने बहुत बड़े देश जिसका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, भारत देश की अगर बात करें तो क्या ऐसी शक्तियां हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जातियों के, धर्मों के, विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं और इन लोगों के बीच में किसी तरह का कॉन्स्टेंट सिचुएशन पैदा ना हो, किसी तरह की कोई भारतीय नागरिकों के बीच में आपस में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, सोसाइटीज़ में कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई इशू ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो और सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलते रहे, नागरिकों को बराबर अधिकार मिलते रहे। इसके लिए किस तरह के प्रोविज़न करना ज़रूरी है, यही चीज़ जो है वो हमें सिखाती है कि इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है वो, या फिर फेडरलिज्म किस तरीके से भारत के अंदर लागू होता है। Let's begin with the constitution. India had emerged an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared India as a union of states, although it did not use the word federation. The Indian Union is based on principle of federalism. अगर हम भारतीय संविधान से शुरू करें तो हमारा पार्टीशन जो है वो बहुत ही पेनफुल था और ब्लडी पार्टीशन था, यानी भारत को स्वतंत्रता जो है वो मिलती है, उसमें खून बहाया जाता है, आज़ादी के लिए संघर्ष किया जाता है और उसके बाद में जब हमें स्वतंत्रता मिलती है तो हमारी स्वतंत्रता जो है वो एक पार्टीशन के रूप में, यानी भारत देश का जो है वो बंटवारा कर दिया जाता है और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग टेरिटरीज, दो अलग अलग रीजन्स में बंट जाते हैं। हमारा भारत देश जो है जहां हमने संवैधानिक व्यवस्था को सेटअप किया, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमने यहाँ पे लागू किया, यानी रिपब्लिकन कंट्रीज़ को बनाया, यूनियन स्टेट्स के रूप में काम करता है, लेकिन फेडरलिज्म या फेडरेशन वर्ड जो है वो हमने इसके लिए यूज़ नहीं किया। Let's go back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government, representing the Union of India and the state government. Later, a third tier of federalism was added in the form of panchayat and municipality. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provided a three-folded distribution of legislative powers between the union government and the state government. Thus, it contained 3 lists. अगर हम फेडरलिज्म के 7 अलग अलग फीचर की बात करें जो कि पहले हमें बताए गए हैं, हमें दिए गए हैं, इनमें से कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो भारत को या भारतीय संविधान को स्पेशल जो है वो स्टेटस देते हैं, यानी भारतीय संविधान उनको स्पेशल स्टेटस देता है। उन फीचर्स की वजह से इंडिया जो है वो प्रोविंशियल कंट्री बनता है, स्टेट्स में उसका डिवाइडेशन होता है और सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी के रूप में अलग अलग पावर शेयरिंग के रूप में, या हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म या फेडरेशन के रूप में ये काम करता है। हम भारत को देखते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट के रूप में, यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रूप में, दो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, 2 टियर गवर्नमेंट सिस्टम के रूप में ये काम करता है। 2 टियर मशीनरी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो बेस्ड है, लेकिन इसमें बाद में थर्ड टियर भी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट को पावर्स देना बोलते हैं, जिसमें हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत जो है वो जुड़ता है। एज इन एनी फेडरेशन, जैसा कि हम देखते हैं कि अलग अलग टियर जो हैं वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन को, सेपरेट पावर्स को सेपरेटली यूज़ करते हैं और अपने स्टेटस को एंजॉय करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन स्टार्ट विद लिस्ट नंबर 1।
यूनियन लिस्ट। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें 3 लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई है, 3 सब्जेक्ट जो है जिनके बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये सारे मुद्दे जो हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। यूनियन लिस्ट को बोला जाता है संघ सूची। संघ सूची जो है वो डायरेक्टली उसमें कानून बनाने का अधिकार संसद को जाता है, और संसद जो है वो वैसे तो किसी भी विषय पे संसद कानून बना सकता है, लेकिन सबसे पहले और प्रभावी रूप में हम देखते हैं कि यूनियन लिस्ट में कोई भी अगर कानून बनाता है तो वो डायरेक्टली पूरे देश के अंदर प्रभावी हो जाता है। स्टेट लिस्ट के अंदर कोई भी कानून अगर बनाता है तो स्टेट के साथ कंसेंट करके चलना पड़ता है, और स्टेट जो है वो स्टेट लिस्ट में स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बनाने की व्यवस्था अपने स्टेट असेंबली द्वारा डिसाइड करता है, या स्टेट असेंबली के अंदर उसके कानून को पास किया जाता है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। यूनियन लिस्ट के लिए जो कानून बनाने का प्रोविज़न है वो हमारी पार्लियामेंट करती है, यानी एमपी करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ पे डिबेट, डिस्कशन और पूरा का पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट के कंसेंट से पूर्ण रूप से वो कानून बनता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? डिफेंस के सब्जेक्ट, यानी रक्षा से संबंधित। इसके अलावा और भी कई मुद्दे जो देश से संबंधित, देश के महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित हैं, वो सारे के सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। विदेशी मामले आते हैं, बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है और करेंसी भी। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. ये सारे के सारे इस लिस्ट के जो मुद्दे होते हैं, विषय होते हैं, ये क्यों ज़रूरी हो जाते हैं? क्योंकि हमें इनके लिए यूनिफॉर्म लॉज और यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है, और वो पॉलिसी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। इसीलिए इन सब्जेक्ट को नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में रखा गया है और यूनियन लिस्ट में इनको कैटेगराइज किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी मुद्दे आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, उन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को रहेगा। सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो उसके ऊपर अपना कानून बनाती है। नेक्स्ट नंबर सेकंड, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। कंटेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये सारे के सारे मुद्दे जिसमें स्टेट पुलिस आता है, स्टेट का कॉमर्स आता है, ट्रेड आता है, स्टेट का इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दे हैं जिनमें स्टेट असेंबली कानून बनाती है और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो इसके लिए काम करता है। Alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list. Next number 3, concurrent list. Include subject of common interest to both the union government as well as the state government such as education, forest, trade union, marriage, adoption and succession. Both the union as well as the state government can make laws on subject mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. कॉन्करेंट लिस्ट में वो मुद्दे आते हैं जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दे, कॉमन इशू, जिसमें एजुकेशन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज का आता है, एडॉप्शन गोद लेना है, सक्सेशन उत्तराधिकार को लेकर है। अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी कानून को लेकर किसी भी तरह का कोई इशू होता है, या फिर अपने कह सकते हैं कि इनके अंदर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को भी रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट को भी रहेगा, लेकिन कानून बनाने की इस प्रोसेस और प्रक्रिया के अंदर कम्प्लीटली हम कह सकते हैं कि अगर कोई इशू आता है, इशू पे कंसेंट करना है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अगर पैदा होती है तो उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो प्रभावी रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट के कानून को, स्टेट गवर्नमेंट की प्रक्रिया को उसमें निरस्त कर दिया जाता है। व्हाट सब्जेक्ट और व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डोंट fall in any of 3 lists are subject like computer software that came up after the constitution was made. According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects. जो सब्जेक्ट, जो मुद्दे हमारे रह गए हैं या जिन मुद्दों पे हमने
कानून बनाना या संविधान बनाने के बाद में जिन मुद्दों को हमने देखा है या जो नए फॉर्म में है, जैसे आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड या टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड या साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ ऐसे मुद्दे जो नए मुद्दे हैं, नए इश्यूज हैं या मॉडर्न टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन इश्यूज पे कंसेंट बनाना है, कोई लॉ बनाना है या उनकी प्रक्रिया को फॉलो करना है, तो इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो बाद में स्टेट गवर्नमेंट को या फिर यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है और इन सब्जेक्ट को रेजिडुअल लिस्ट में रखा गया है। इनको रेजिडरी सब्जेक्ट भी बोला जाता है।